नमस्कार। आज हम भारत शासन अधिनियम 1919 की के बारे में बात करेंगे। कल हमने संवैधानिक विकास और 1919 के अधिनियम की विशेषताओं की चर्चा की थी। अब हम भारत सरकार और प्रांतीय शासन के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देंगे, फिर द्वैध शासन पे आते हैं कि केंद्र में पहले के ही समान अनुत्तरदायी शासन बना रहा तथा गवर्नर जनरल को पहले के ही समान स्वेच्छाचारी शासक की स्थिति प्राप्त रही। कार्यकारिणी परिषद के गठन में कुछ परिवर्तन करते हुए इस परिषद में भारतीयों को कुछ अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि केंद्रीय व्यवस्थापिका का विस्तार कर उससे अधिक प्रतिनिधात्मक बनाया गया तथा उसे शासन पर प्रभाव डालने के लिए अधिक अवसर दिए गए। केंद्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, जिसके दो सदन जो राज्य परिषद और विधानसभा थे, जिसकी हमने विशेषताओं में भी चर्चा की थी। अब बात आती है प्रांतीय शासन की कि ज्वाइंट रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में प्रांत ही वह क्षेत्र है जहां उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति के लिए प्राथमिक प्रयोग किए जाएंगे और प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाएगा। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांत के विषयों और उनकी आय की मदों को दो केंद्रीय और प्रांतीय वर्गों में बांट दिया गया, यानी कि उसकी प्रशासनिक विषयों को और आय को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया, केंद्रीय और प्रांतीय। अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्रीय विषय ये थे, जैसे रक्षा के अंदर सेना के तीनों अंग, विदेशी संबंध, देशी राज्यों से संबंध, रेलवे, सैन्य महत्व के संचार साधन, डाक और तार, मुद्रा और टंकण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व की मदें, दीवानी और फौजदारी कानून और पद्धतियाँ, चर्च आदि से संबंधित धार्मिक व्यवस्था, अखिल भारतीय नौकरियों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान की केंद्रीय संस्थाएं और वह सब विषय जो स्पष्ट रूप से प्रांतीय विषय घोषित नहीं किए गए थे, तो ये केंद्रीय विषय रखे गए। और प्रांतीय विषयों में रखा गया स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, उद्योग धंधों का विकास, आबकारी, पशु चिकित्सा, अकाल सहायता, मालगुजारी, प्रशासन, सिंचाई, वन, न्याय, पुलिस, जेल, श्रम और ऐसे कई कार्य जिन्हें अभिकर्ताओं के रूप में करना हो। अवशिष्ट शक्तियां सह परिषद गवर्नर जनरल के हाथ में रखी गई, जो बची हुई शक्तियां थी वो केंद्र के पास ही रखी गई। प्रांतीय विषयों के संबंध में द्वैध शासन व्यवस्था अपनाई गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय विषय का विभाजन दो श्रेणियों में किया गया। जो अपने प्रांतीय विषय बताए उसको भी दो भागों में बांट दिया गया, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय में न्याय, पुलिस, जेल, भूमि तथा राजस्व कर, कृषि संबंधित ऋण, अकाल पीड़ित सहायता, व्यावसायिक कारखाने, श्रमिक विवाद, जंगल, सिंचाई, नहर तथा जल विद्युत शक्ति, ये रक्षित विषय रखे गए। और हस्तांतरित विषय में सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, स्थानीय संस्थाएं, शिक्षा, विश्वविद्यालय तथा कुछ अन्य शिक्षण संस्थाओं को छोड़, यानी विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रांतीय विषयों में नहीं थी। कृषि, सहकारी समिति, आबकारी, औद्योगिक विकास, चिकित्सा आदि। रक्षित विषयों का प्रशासन पहले की तरह सम्राट द्वारा नियुक्त शासकीय सहकारी सदस्यों के अधीन, यानी कि गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के द्वारा होता था, और हस्तांतरित विषय का शासन लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन रखा गया। अब बात आती है द्वैध शासन प्रणाली, जिसे डायरकी कहते हैं। द्वैध शासन प्रणाली का पहले हम अर्थ बताते हैं, उसका उद्देश्य बताते हैं कि 20 अगस्त 1917 की घोषणा में भारतीयों को सैन्य उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही गई, यानी क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन दिया जाएगा। 1919 के अधिनियम भारतीय जनता की उत्तरदायी शासन की मांग और ब्रिटिश सरकार
कि कम से कम सत्ता हस्तांतरण की इच्छा के बीच एक तरह से समन्वय था कि भारतीय तो उत्तरदायी शासन चाहते थे, ब्रिटिश सरकार कम से कम देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से ये द्वैध शासन आया। इस व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य ये था कि कुछ विषयों में भारतीयों को प्रांतीय क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाए। द्वैध शासन का आंग्ल पर्यायवाची जो शब्द है डाइआर्की, ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, डाई प्लस आर्की, जिसका अर्थ होता है, डाई का मतलब दोहरे और आर्की का मतलब शासन से है। तो इस प्रकार द्वैध शासन का अर्थ हुआ दोहरा शासन। तो द्वैध शासन का अर्थ था कि प्रांतीय शासन दो क्षेत्रों में विभाजित हो और इन दोनों क्षेत्रों का प्रशासन दो ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जाए जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में भिन्नता हो। इस प्रकार 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। रक्षित विषय का शासन सम्राट द्वारा नियुक्त और ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता था, लेकिन हस्तांतरित विषयों के शासन की शक्ति लोकप्रिय मंत्रियों को प्रदान की गई जो प्रांतीय विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते थे और प्रांतीय विधान परिषद के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार जनता को उत्तरदायी शासन की आकांक्षा और ब्रिटिश सरकार की क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन देने की निश्चय को ही द्वैध शासन प्रणाली का एक रूप से साकार रूप कहा जा सकता है। अब बात आती है द्वैध शासन का क्रियान्वयन। 1 अप्रैल 1921 से भारत में 8 प्रांतों बंगाल, बिहार, मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब में द्वैध शासन को लागू किया गया। 1932 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी इसे लागू किया गया। इस प्रकार 16 वर्ष तक यह प्रयोग भारत में द्वैध शासन का रहा, लेकिन द्वैध शासन को प्रारंभ से ही विरोध का सामना करना पड़ा। इस प्रयोग को वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई। मध्य प्रांत और बंगाल में संवैधानिक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अन्य प्रांतों में भी गवर्नर और उत्तरदायी मंत्रियों के बीच निरंतर विवाद उत्पन्न होते रहे। वास्तव में 16 वर्षों के इस प्रयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि द्वैध शासन की योजना में कुछ ऐसे अंतर्निहित दोष हैं कि यह योजना सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। इसलिए 1935 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन का अंत कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। अब हम बात करते हैं द्वैध शासन की असफलता के क्या कारण हैं। यद्यपि कूपलैंड जैसे ब्रिटिश लेखकों ने द्वैध शासन के द्वैध शासन की असफलता का उत्तरदायित्व कांग्रेस तथा उसके एक अंग स्वराज पार्टी पर डाला और लिखा कि स्वराज दल की अड़ंगा नीति ने निरंतर विरोध उत्पन्न किया, जिससे ही यह प्रयोग असफल रहा। वास्तव में द्वैध शासन की योजना ही सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से दोषपूर्ण थी और इसकी असफलता के लिए प्रमुख रूप से इस योजना के अंतर्निहित दोष ही उत्तरदायी थे। अतः द्वैध शासन की असफलता के कारणों का उल्लेख हम दो तरह से करेंगे, एक योजना में अंतर्निहित दोष और दूसरा है अन्य परिस्थितियाँ। तो द्वैध शासन की योजना में अंतर्निहित दोष, पहला है सिद्धांत दोषपूर्ण, कि एक ही प्रांत की शासन व्यवस्था को दो भिन्न और अलग अलग प्रकृति की शक्तियों के अधीन कर देने से शासन में गतिरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक था। शासन में के एक आंगिक एकता होती है, इसके विभिन्न अंग परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के सहयोग के आधार पर कार्य करते हैं, लेकिन द्वैध शासन की योजना राजनीतिक रूप से सैद्धांतिक और व्यवहार की इस मूल विचार से ही विरुद्ध थी। उदाहरण के लिए पंजाब में सिख गुरुद्वारा आंदोलन की स्थापना का सामना शांति और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी सदस्य द्वारा ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जब तक कि धार्मिक कोष से संबंधित मंत्री द्वारा आवश्यक व्यवस्थापन नहीं किया जाए
शासन के दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग का अभाव होने के कारण भारत में एकरूपता संभव नहीं थी। ये सिद्धांत रूप से गलत कि एक कोई चीज़ को करने के लिए दो अलग अलग व्यक्तियों में बांटना जिनमें सामंजस्य भी नहीं है, तो वो सिद्धांत रूप से सही नहीं है, लोकतांत्रिक पद्धति के विपरीत है। दूसरा जो दोष है विषयों का अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन, कि मद्रास के पूर्व मंत्री सर के.वी. रेड्डी ने अपने विभाग की अपंगता का वर्णन करते हुए लिखा था कि मैं वन के बिना विकास मंत्री था, मैं सिंचाई के बिना कृषि मंत्री था, कृषि मंत्री के रूप में मेरा मद्रास के कृषकों के ऋण कानून या भूमि के विकास संबंधी ऋण कानून से कोई संबंध नहीं था। यानी कि पीड़ा, उसकी पीड़ा देखो कि मंत्री बना दिया गया लेकिन उसको कार्य करने नहीं दिया गया। अकाल पीड़ितों की सहायता से भी मेरा कोई संबंध नहीं था। सिंचाई, कृषि ऋणों, भूमि सुधार ऋणों, अकाल सहायता विभाग पर बिना किसी प्रकार के नियंत्रण के कृषि मंत्री की कार्य क्षमता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके पश्चात मैं उद्योग धंधों का मंत्री हुआ, परंतु कारखाने, बिजली, जल शक्ति, खनिज पदार्थ और श्रम मेरे अधीन नहीं थे। ये सब रक्षित विषय थे। स्थानांतरित विषयों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों को किसी भी एक विभाग का पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया गया था। विषयों का विभाजन इस प्रकार किया गया था कि उत्तरदायी मंत्रियों के हाथों में कम से कम शक्ति रहें और वे रक्षित क्षेत्र के सहयोग पर निर्भर रहें, लेकिन व्यवहार में मंत्री परिषद के सदस्यों और मंत्रियों में आवश्यक सहयोग का अभाव था। अतः द्वैध शासन की असफल होना अवश्य संभावी था। तीसरा दोष है गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ। स्थानांतरित क्षेत्र में उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक था कि गवर्नर इस क्षेत्र में केवल एक वैधानिक प्रधान रहे, लेकिन 1919 के अधिनियम द्वारा उसे मंत्रियों को नियंत्रित करने और मंत्रियों के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान थी। यदि वह यह समझता था कि इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के परिणाम विनाशकारी होंगे, तो वह व्यवहार में गवर्नर ऐसी परिस्थितियों में इनको हस्तक्षेप कर देता था और उन्हें रद्द कर सकता था। मध्य प्रांत के एक मंत्री मिस्टर केलकर की शिकायत थी कि यदि नीति संबंधी मामलों में उसे कार्य करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन विस्तार की बातों में निरंतर हस्तक्षेप किया जाता था। संयुक्त प्रांत के मंत्री मिस्टर चिंतामणि ने कहा कि शक्ति गवर्नर के पास है, मंत्रियों के पास नहीं है। मद्रास के एक मंत्री C.R. रेड्डी के मतानुसार मंत्रियों की स्थिति गौरवमय सचिवों जैसी ही थी। गवर्नर की स्वेच्छाचारिता की रहते हुए सीमित क्षेत्र में उत्तरदायित्व का स्थानांतरण नहीं हो सका, यानी कि पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन नहीं कर पा रहे थे। चौथा बताया, हस्तांतरित क्षेत्र के लिए पृथक वित्त की व्यवस्था नहीं थी, कि प्रांतीय शासन को रक्षित और हस्तांतरित दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था, लेकिन दोनों के लिए पृथक पृथक वित्त की व्यवस्था नहीं की गई थी। वित्त एक रक्षित विषय था और संपूर्ण वित्त कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य के ही हाथ में था। मिस्टर चिंतामणि कहते हैं कि वित्त सदस्य निश्चित रूप से यह चाहता था कि स्थानांतरित विभागों को अपनी ज़रूरत का धन प्राप्त होने से पहले उसके रक्षित विभागों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। इसलिए आर्थिक शक्ति के बिना मंत्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। मिस्टर कीथ ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जब मंत्रियों को कोष के ऊपर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार नहीं था, तो उत्तरदायी शासन की बात कहना एक तरह से बेकार था। पांचवा दोष है मंत्रियों का अधिकारियों पर नियंत्रण, कि मंत्रियों का अधिकारियों पर भी नियंत्रण नहीं था। कि उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक है कि विभाग के स्थायी जो पदाधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो पूर्णतः संबंधित मंत्री के अधीन रहें, लेकिन द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत यह स्थिति नहीं थी। मंत्रियों के अधीन विभागों के जो स्थायी प्रमुख थे, उनमें से अधिकांश भारतीय नागरिक सेवा यानी कि ICS के सदस्य होते थे और 1919 के अधिनियम के अधीन इन सेवाओं के अधिकारियों और जो इनके प्राधिकार थे उनकी रक्षा करना गवर्नर का कर्तव्य ठहरा दिया गया। व्यवहार में इसका यह अभिप्राय हुआ कि स्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति, उनका स्थानांतरण, उनकी पदोन्नति पर गवर्नर का नियंत्रण था, न कि उस मंत्री का जिसके अधीन वो कार्य कर रहे थे। यदि
मंत्री और जो अधिकारियों के जो नागरिक सेवा के अधिकारियों के बीच में किसी प्रकार का मतभेद होता था तो नागरिक सेवा के सदस्य मंत्रियों की बातों की अवहेलना करते थे, उच्च अधिकारियों की सहायता से अपनी ही बात मनवा लेते थे। ऐसे में मंत्रियों की स्थिति एक उपहास योग्य हो गई थी। इस संबंध में पूनिया के सब ने कहा था कि मंत्री के लिए इससे दुखद और अपमानजनक बात क्या होगी कि उसका अधीनस्थ उसके निर्णय के विरुद्ध गवर्नर से अपील कर उसे परिवर्तित कर ले, यानी मंत्री की बात को वो बदल सकता था। छठा दोष है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव। सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव में उत्तरदायी शासन सफलता प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि गवर्नर मंत्रियों को किसी दलीय आधार पर नियुक्त नहीं करता था। मंत्री एक दल के सदस्य नहीं होते थे। इस प्रकार संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव था। कभी कभी दो विरोधी दलों के लोगों को भी मंत्री बना दिया जाता था, जिससे वे एक टीम के रूप में कार्य एक नहीं कर पाते थे। जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में होता है ना, एक साथ तैरेंगे एक साथ डूबेंगे, वो वाला सिद्धांत नहीं था। कलकत्ता म्यूनिसिपल विधेयक के संबंध में नवाब साहिब और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्पष्ट परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए थे। इसी प्रकार पंजाब में सर फिरोज खान नून ने मई 1928 के जालंधर शिक्षा सम्मेलन में अपनी हिंदू सहयोगियों के कार्यों की खुलेआम आलोचना की थी। पूनिया लिखते हैं कि परस्पर मंत्रियों में इस प्रकार के विवाद जनता के सम्मुख उनका सम्मान कम करते थे, व्यवस्थापिका में उनकी स्थिति निर्बल करते थे और उन्हें पूर्णतः गवर्नर और उसके नामजद गुट की दया पर छोड़ दिया गया था। और अंतिम जो असफलता का कारण है, दोष है, वो है विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन। कि उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए विधान परिषदों में संगठित दलों का होना आवश्यक था, लेकिन इन परिषदों में संगठित दलों की स्थापना की तनिक भी संभावना नहीं थी। प्रांतों में जो विधान परिषदें बनाई गई थी उसका ढांचा भी दोषपूर्ण था। उनमें लगभग 80% सरकारी सदस्य या सरकार द्वारा नामजद गैर सरकारी सदस्य होते थे। जो सदस्य निर्वाचित थे वे भी विशेष हितों के ही प्रतिनिधि थे और उनमें से भी अनेक सरकार को प्रसन्न करने की चेष्टा में लगे रहते थे। इस कारण से गवर्नर का महत्व बढ़ गया था। यह बात उत्तरदायी शासन के जो मूल विचार के विरुद्ध है। एन श्रीनिवासन के शब्दों में ऐसी कोई स्वस्थ दलीय पद्धति नहीं थी जो ब्रिटिश ढंग से उत्तरदायी शासन व्यवस्था का संचालन कर सकती थी। ये तो रही अंतर्निहित जो विधान के अंदर 1919 के एक्ट की जो व्यवस्था थी उसके दोष। अब आते हैं अन्य बाहरी परिस्थितियों के ऊपर कि बाह्य व्यवस्था भी उस समय अच्छी नहीं थी। द्वैध शासन का जन्म ही बुरे नक्षत्रों में हुआ था। इस समय देश का राजनीतिक वातावरण इसके परीक्षण के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और कठोर दमनात्मक कानूनों के कारण भारतीयों के मस्तिष्क में ब्रिटिश शासन के प्रति संदेह और अविश्वास और कटुता उत्पन्न हो चुकी थी। इसी समय ब्रिटेन और उसके सुधारों के प्रति व्यापक उदासीनता का भाव भी भारतीयों के मन में था। यह बात भी स्पष्ट हो गई थी कि सुधार केवल एक अंतरकालीन प्रबंध है। इस कारण भी शासन या भारतीयों का सुधारों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और गंभीर रुख नहीं था। दूसरा जो बाह्य परिस्थितियां थी वो आर्थिक दुर्दशा और मेस्टन पंचाट कि 1920 में वर्षा नहीं होने के कारण फसलें ठीक से नहीं हुई थी। भारतीय बाजारों में मंदी आ गई थी। इन सब बातों से भारत से पहले से ही दुखी भारतीयों को के दुर्भाग्य में और वृद्धि हुई कि मेस्टन पंचाट आया, जिसके अनुसार इस खराब स्थिति में भी प्रांतों के द्वारा केंद्र को अनुदान दिया जाए कि पहले प्रांत परेशान है और वो केंद्र को अनुदान दे। इससे स्थिति और अधिक खराब हो गई। द्वैध शासन की सफलता धन पर निर्भर थी और धन के अभाव में प्रांतीय सरकारें द्वैध शासन व्यवस्था को ठीक रूप से नहीं अपना सकी। तीसरी जो परिस्थिति थी असफलता की वो थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इसमें असहयोग रहा कि द्वैध शासन के 16 वर्ष में कांग्रेस और
की दृष्टि प्रशासनिक सुधारों पर नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता और देश के विभिन्न वर्गों में पारस्परिक संघर्ष में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी। बाद में स्वराज दल के सदस्यों द्वारा भी सुधार योजना के प्रति प्रत्यक्ष से बाधक नीति अपना ली गई थी। यानी कि कांग्रेस और लीग ने द्वैध इसमें 1919 के अधिनियम में कोई रुचि नहीं उत्पन्न की। वो तो स्वतंत्रता चाहती थी और इसका बताया 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की ही मांग कर दी थी। चौथा कारण है नौकरशाही का दृष्टिकोण, कि नौकरशाही ने भी सुधारों के प्रति उदासीनता का कार्य किया, कि जिस भावना से उनके द्वारा कार्य किया जाना था वे अपनी शक्ति को कम करने और लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन वफादारी पूर्वक कार्य करना नहीं चाहते थे। वो अपने आप को इलीट समझते थे कि हम ब्रिटिश लोग हैं और हम भारतीयों के अधीन रह के कार्य क्यों करें। पांचवा है ब्रिटिश सरकार का परिवर्तित दृष्टिकोण। जब तक मॉन्टेस्क्यू ब्रिटिश सरकार में भारत मंत्री के पद पर रहे, सुधारों की तरफ ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण सामान्यतः ठीक था, लेकिन इंग्लैंड में अनुदार दल की सरकार बन जाने पर जब इस पद पर अनुदार दल के दूसरे व्यक्ति आ गए तो इन सुधारों की तरफ ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण भी बदल गया। डॉक्टर जकारिया लिखते हैं कि लंदन से निर्देश जारी कर दिए गए कि अब से सुधारों पर इस प्रकार अमल होना चाहिए कि उनसे अधिक नहीं बल्कि कम से कम सुशासन ही भारत को मिले। इसलिए सर तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और पंडित जगत नारायण ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। अब हम बात करते हैं द्वैध शासन की उपयोगिता और महत्व पर, कि यद्यपि द्वैध शासन दोषपूर्ण था, यह असफल भी रहा, लेकिन भारत में भविष्य के संवैधानिक विकास के में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सहायक रहा। इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार भारतीयों को बड़े पैमाने पर मताधिकार प्रदान किया गया था, जिससे भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अधिनियम के आधार पर नियमित रूप से होने वाले चुनावों ने भारतीयों में सार्वजनिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न की। अधिनियम ने महिलाओं को मताधिकार देने की बात प्रांतीय सरकारों पर छोड़ दी और व्यवहार में लगभग सभी प्रांतों ने पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार दिया। अधिनियम के द्वारा पहली बार परिषदों में संसदीय वातावरण को जन्म दिया। अब भारतीय मंत्रियों द्वारा ब्रिटिश नौकरशाही के उच्च पद पर आसीन सदस्यों को आदेश दिए जाने लगे, जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये हुआ कि भारतीयों में हीनता की भावना समाप्त हुई। अब भारतीयों को सरकार के उन शासकीय सदस्यों के बारे में जो अब तक सरकार उनसे छुपा कर रखती थी का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। द्वैध शासन के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक सेवाओं के भारतीयकरण को प्रोत्साहन मिला। इसका कारण ये था कि अनेक अंग्रेज अधिकारी भारतीय मंत्रियों के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो त्यागपत्र देकर भारत से चले गए। ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर भारतीयों को नियुक्त किया गया, यानी कि सेवाओं का भी भारतीयकरण हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञों को विधान परिषद में प्रवेश से सरकार की समस्याओं को समझने, शासकीय अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। शासकीय क्षेत्र में भारतीयों के द्वारा जिस योग्यता का परिचय दिया गया था, उससे भारतीयों की शासन संचालन की क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता। द्वैध शासन की स्थापना से स्थानीय स्वशासन का सुधार तथा विकास हुआ। प्रांतीय क्षेत्र में कार्य करने वाले भारतीय मंत्रियों के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की दिशा में बहुत सराहनीय कार्य किया। जैसे मद्रास के जस्टिस पार्टी ने दक्षिण भारत के मंदिरों के संबंध में सुधार किए, पंजाब की यूनिस्ट पार्टी ने शिक्षा के विस्तार और कृषकों की स्थिति के सुधार में महत्वपूर्ण कदम उठाए, तो मद्रास और बम्बई में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और औद्योगिकरण की व्यवस्था की गई। तो यानी कि 1919 के अधिनियम का हमें एक उपयोगिता भी हमारे लिए रही। इसीलिए स्पीयर्स लिखते हैं कि अपने समस्त दोषों के बावजूद ये सुधार अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य की ओर जाने वाले राजमार्ग का पहला पड़ाव था। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम 1935 के अधिनियम पर चर्चा करेंगे।